Assalamualaikum students. Today we are going to start the unit number 5 of class 9 physics, which is gravitation, and the topic is 5.1, the force of gravitation. तो force of gravitation को define करने से पहले हम जो इसका बैकग्राउंड देखेंगे कि एक्चुअली जो टर्म है ये कैसे डिफाइन हुई, कैसे डेवलप हुई। सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी का आइडिया दिया था 1665 में। सर आइजैक न्यूटन अपने बाग में बैठे जो है वो कुछ क्वेश्चंस पे गौर व फिक्र कर रहे थे कि जो सन है वो जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं वो सन के गिर्द क्यों रिवॉल्व करते हैं, या मून है तो वो अर्थ के गिर्द क्यों घूमता है, ऐसी क्या रीजंस है। बैठ के वो सोच रहे थे अपने बाग में कि अचानक जिस दरख्त के नीचे बैठे हुए थे उधर से एक सेब नीचे ज़मीन पे गिरा। अब उनके माइंड में ये क्वेश्चन डेवलप हुआ कि सेब जो है वो ज़मीन पे नीचे ही क्यों गिरा, ठीक है, ज़मीन पे ही क्यों गिरा, ऐसी क्या रीज़न थी। तो काफ़ी स्ट्रगल के बाद, काफ़ी काम के बाद, मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस के बाद वो इस नतीजे पे पहुँचे कि कोई ऐसी फोर्स है जो बॉडीज़ को अट्रैक्ट करती है, ठीक है, और उस फोर्स को उन्होंने नाम दिया ग्रेविटेशन फोर्स का। और फिर उसी से आगे उन्होंने लॉ को फार्मूलेट किया और उस लॉ को लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का नाम दिया गया, ठीक है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है कि यूनिवर्स में मौजूद हर बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, उस पर एक फोर्स लगाती है, उस फोर्स को नाम दिया गया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का। जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। और इस लॉ के मुताबिक यूनिवर्स में मौजूद हर बॉडी हर दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, ठीक है, अट्रैक्ट करती है मतलब उस पर एक फोर्स लगाती है, और वो फोर्स जो होगी उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा बॉडीज़ के मैसेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा बॉडीज़ के डिस्टेंस के स्केयर की। इस बात को समझने के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई सी दो बॉडीज़ हैं, एक को उनके मैसेस को हमने एक को m1 कह दिया, दूसरे को m2 कह दिया। अब एक बॉडी के सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसको d से रिप्रेजेंट करवाया गया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। और ये बात आपने याद रखनी है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्चुअली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, रिपल्जन की नहीं है कि बॉडी एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगी, ऐसा नहीं होगा कि वो एक दूसरे को रिपेल करेगी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है कि हमेशा ये अट्रैक्शन की फोर्स है। ये कौन सी फोर्स है? अट्रैक्शन की फोर्स है। तो दोनों जो मैसेज हैं एक दूसरे पे एक फोर्स लगा रहे होंगे। अब मैस m1 m2 पे फोर्स लगा रहा है, उसको अपनी तरफ खींच रहा है, और उस लॉ के मुताबिक m2 भी जो है वो मैस m1 को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। दोनों फोर्सेस एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगी, लेकिन उन फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे के ओपोजिट होंगी। पहली बात क्या कहेगी कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। प्रोडक्ट के मैसेज को दो मैसेज को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट का ये मतलब है। तो जितने ज़्यादा मैसिव बॉडी होंगी, जितना ज़्यादा बॉडीज़ का साइज़ ज़्यादा होगा, इतनी फोर्स उनके दरमियान जो लग रही होगी वो ज़्यादा लग रही होगी। इस बात का ये मतलब है। नेक्स्ट जो है वो ये है कि फोर्स का इन्वर्स रिलेशन है डिस्टेंस के स्केयर के साथ। इस बात का मतलब है कि दो बॉडीज़ के दरमियान जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो जितना ज़्यादा होता जाएगा इतनी ही फोर्स कम होती जाएगी। इन्वर्स में ऐसा ही होता है ना, इन्वर्स रिलेशन में कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी को कम होना चाहिए, ठीक है, एक कम हो रही है तो दूसरी को बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे भी जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा दो बॉडीज़ के दरमियान फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना कम होता जाएगा, और जितना डिस्टेंस कम होगा तो उतनी ज़्यादा फोर्स दोनों बॉडी एक दूसरे पे लगाएंगी। अब इस इक्वेशन को कंबाइन किया तो हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी वो होगी F प्रोपोर्शन टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई d स्केयर। अब जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करते हैं तो कोई कांस्टेंट यूज़ करते हैं, और यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज़ किया है उसको कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल, ठीक है, या सिंपल आप उसको कह दें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसको कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस फार्मूला से अगर हम G को निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ये d स्केयर
नीचे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो एफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी ये जो टर्म है M1 M2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं जी के साथ, तो एफ वाली साइड जब इसको लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएंगे। अब इस इक्वेशन से, ठीक है, इसके यूनिट्स हम निकाल सकते हैं कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, और यहाँ पे डिस्टेंस का स्केयर है तो मीटर स्केयर हो जाएगा। यहाँ पे दो मैसेज हैं, ठीक है, दो मैसेज का प्रोडक्ट जब लेंगे तो वो भी जो यूनिट बनेगा वो किलोग्राम स्केयर बनेगा। तो चूँकि ये डिवाइड हो रही है तो तब जाके डिवीजन में ना तो इन्वर्स स्केयर साथ आ जाएगा। तो जी का यूनिट क्या बना, न्यूटन मीटर स्केयर किलोग्राम इन्वर्स स्केयर। और जी की जो वैल्यू निकाली गई है वो वैल्यू निकाली गई थी 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, इतनी वैल्यू थी सारा यूनिट जो मैंने अभी आपको समझाया कि ये कैसे निकला है। अब ये वैल्यू हर जगह सेम रहती है और ये कांस्टेंट है, कहीं पे भी ये चेंज नहीं होती। अब यहाँ से हमारे माइंड में एक क्वेश्चन पैदा होता है कि अगर तो जो बॉडीज़ हैं, ठीक है, कि ये लॉ ये कह रहे हैं ना कि हर बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है, तो अगर तमाम बॉडी यूनिट से दूसरों को अपनी तरफ खींचेंगे तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हर बॉडीज़ को आपस में जाके मिल जाना चाहिए था, टकरा जाना चाहिए, दूसरे को तो करीब लाई कर रही होती, लेकिन ऐसा क्यों नहीं है। ऐसा जिस तरह एप्पल के केस में जो है अर्थ ने अट्रैक्ट किया एप्पल को तो एप्पल नीचे ज़मीन पे गिर गया, ठीक है, और इस लॉ के मुताबिक एप्पल भी तो फोर्स लगा रहा है ना अर्थ पे, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि अर्थ जो है एप्पल के करीब क्यों नहीं आ गई, ठीक है। तो इसके पीछे की रीज़न ये थी कि यहाँ से अगर आप देख लें या न्यूटन के थर्ड लॉ को देखें तो उसके मुताबिक क्या था कि फोर्स का जो मैस के साथ रिलेशन है बॉडी के मैस के साथ वो डायरेक्ट रिलेशन है। बॉडी का मैस जितना ज़्यादा होगा, यानी बॉडी का साइज़, मैस से मुराद उसका साइज़ है, ठीक है, बॉडी जितनी बड़े साइज़ की होगी तो बॉडी पे जो लग रही होगी फोर्स वो इतनी ज़्यादा होगी, ठीक है, इतनी ज़्यादा फोर्स उस पर लगेगी। और अगर बॉडी का साइज़ बहुत छोटा है तो बॉडी जो फोर्स लगा रही होगी वो बहुत कम लगा रही होगी। अब एप्पल और अर्थ के केस में यह था कि अर्थ का साइज़ बहुत बड़ा है एप्पल की निस्बत, तो इसलिए जो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होगी, और जो एप्पल की फोर्स है उसका साइज़ बहुत कम है, तो इस वजह से उसकी जो फोर्स वो जो अर्थ पे लगा रहा है वो बहुत कम होगी। तो यही वजह है कि हमें फील नहीं होती फोर्सेस, ठीक है, क्योंकि उन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बहुत थोड़ा होता है ना, तो हम फिर उनको फील नहीं कर सकते। अब अर्थ के केस में तो ये है कि अर्थ का साइज़ बहुत बड़ा है, तो इसलिए वो चीज़ आप अर्थ का साइज़ बहुत बड़ा है तो इसलिए वो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट जो सब टॉपिक है वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को इन दोनों का रिलेशन देखना है कि वाकई ये एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं या नहीं करते। अभी तो हमने ग्रेविटेशन का लॉ पढ़ा कि दो जो बॉडीज़ हैं वो दूसरे पे लगा रही हैं फोर्स, अगर वो डी डिस्टेंस पे पड़ी हुई हैं, ठीक है, तो वो फोर्स लगाएंगी। तो अब M1 अपनी तरफ M2 को खींचेगा और M2 भी क्या करेगा, M1 को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। ये फोर्सेस के मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। अगर हम ये न्यूटन के लॉ पे अगर अप्लाई करें तो M1 जो है वो M2 पे एक्शन फोर्स लगा रहे हैं और M2 जो है वो M1 पे एक रिएक्शनल फोर्स लगा रहा है, लेकिन इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन डिफरेंट होगी, मैग्नीट्यूड सेम होंगे, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगी। और न्यूटन का लॉ भी ये कह रहा है कि हर एक्शन का लाजमी कोई ना कोई रिएक्शन होता है जो कि इक्वल होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो यूँ ये दोनों लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, ये सिमिलर हैं, इनमें सिमिलैरिटी है। और जो एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेज हैं वो टू डिफरेंट बॉडीज़ पे अप्लाई हो रही होती हैं।